हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स और रिमाइंडर्स के बारे में। अलजेब्रा सेक्शन में नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने फैक्टर्स और रिमाइंडर्स के बारे में बहुत डीप में समझा था और अलजेब्रा सेक्शन में भी फैक्टर्स और रिमाइंडर्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल जीरो से लेके मेंस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं और आप देखोगे इसी सेशन में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए भी नहीं होंगे उस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चन तो करेंगे, जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन जाने वाला है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम कहती है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इफ f(a) इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? इफ अ पॉलिनोमियल f(x) ऑफ डिग्री n where n is greater than equals to 1 is divided by x minus a then the remainder is fa। अब दोनों इक्वेशन ये आपको अलग अलग दिखा रखे हैं, दोनों थ्योरम में अलग अलग बातें बता रखी हैं। ना ही आपको ये याद रखने की जरूरत है ना ही ये याद रखने की जरूरत है। हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना है आपको और चीजें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से x माइनस 1 से डिविजिबल होगी ये वाला पॉलिनोमियल, या फिर इससे डिविजिबल होगा, या फिर इससे डिविजिबल होगा, या फिर इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। एक तरीका तो बेसिक तरीका होता है जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो। वो क्या होता है, आप एक एक नंबर को लोगे, डिवाइड करके देखोगे कि ये डिवाइड हो पा रहा है। अगर डिवाइड हो जाता तो मतलब डिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो पा रहा तो डिविजिबल नहीं है। जैसे कि सबसे पहला नंबर है हमारे पास x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। x माइनस 1 से अगर आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि x माइनस 1 से ये पोलिनोमियल डिविजिबल हो जाएगा। तो डिवाइड करके देखते हैं, पहले बेसिक तरीके से करेंगे फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे जाके दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। क्लियर। इसके बाद आप क्या करोगे, माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे एक आया नीचे तो ये दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और ये वाला माइनस का बन जाएगा। आपके पास यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा आपके पास x और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, x माइनस 1 बचा तो प्लस 1 कर देते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब x माइनस 1 से ये वाला पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल है और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया जैसे कि आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन ये बहुत रेयरली आपको यूज करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जब आपको डायरेक्टली डिवाइड करके देखना पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीका कि किस तरह से आपको कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर निकालना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे x माइनस 1 दे रखा है और आपको चेक करना है ये पोलिनोमियल x माइनस 1 से डिविजिबल है या नहीं। आप डायरेक्टली क्या करो, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो और x की वैल्यू क्या निकाल लो, 1 निकाल लो। x की वैल्यू 1 आ गई, इस पोलिनोमियल में जो आपकी x की वैल्यू आई है इसे पुट कर दो। यहाँ पे f(x) है तो यहाँ पे आप f1 पुट कर दोगे। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करी और यहाँ पे भी 1 पुट कर दोगे सब जगह। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया मतलब x माइनस 1 से ये वाला पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 और कट के आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी आपकी क्या कहती है, यही कहती है अगर आपके पास x माइनस a एक फैक्टर है पोलिनोमियल f(x) का तो fa की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वही हमने यहाँ पे देखा। हमने क्या करा, हमने इसमें x माइनस 1 आपको दे रखा था तो यहाँ से 1 निकाला, यहाँ पे 1 पुट कर दिया और चेक कर दिया कि हमारे जो पोलिनोमियल दे रखा उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब x माइनस 1 से ये वाला पूरा पोलिनोमियल डिविजिबल है। दिस इज फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हो सकता है यहाँ पे आपके पास क्या हो, रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना बचे, फाइनल आंसर आपका 0 ना बचे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे x प्लस 1 दे रखा है आपको, अगर x प्लस 1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपसे ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है पॉलिनोमियल x प्लस 1 से या नहीं है। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको
आपको यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1 आ जाएगी, और जो आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे f-1 रखा, और ये हो जाएगा -1 का क्यूब -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -1, और ये हो जाएगा -1 -3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे -1 होगा, तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। आपके पास आया यहाँ पे -8, इसे ऐड करने के बाद -8 बन जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है, 0 आ जाता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता, 0 नहीं आया तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। आया क्या है आपके पास -8। इसका मतलब जब भी आप इससे, जो आपको यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखा है x प्लस 1, इससे अगर इस फंक्शन को डिवाइड करोगे, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? -8। ये आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, और यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। अब रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? इफ अ पोलिनोमियल fx ऑफ डिग्री n, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था? पोलिनोमियल था fx जिसकी डिग्री क्या थी? 3 होगी इसकी डिग्री। ठीक है, डिग्री 3 हो गई, n से बड़ी डिग्री हो गई, इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज fa। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने x-1 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर क्या आया? हमारे पास आया 0। ठीक है, क्योंकि f a रखा हमने, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखा तो रिमाइंडर आया 0। अब सेकंड केस में क्या करा? यहाँ पे हमने x प्लस 1 से डिवाइड करना था, तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आई थी, x की वैल्यू -1 रखी, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या मिल गया? -8। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए डिविजिबल है या नहीं, कोई पोलिनोमियल दे दिया जाए और पूछा जाए कोई पर्टिकुलर वैल्यू से डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में भी आप यही करोगे, जो आपको फैक्टर दे रखा हो, जो आपको पोलिनोमियल दे रखा होगा, इसे 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, वो इसमें पुट करके चेक करोगे, 0 आ गया तो डिविजिबल है, 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ पे -8 आई थी, तो इसका मतलब वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो मैनुअल तरीके से डिवाइड नहीं करना, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 प्लस 1 दे रखा है। हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा जब इसे हम x-1 से डिवाइड करेंगे, या फिर जब हम इसे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहला केस लिया, x-1 से डिवाइड करना है, तो x-1 को क्या रख देंगे? 0 के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 प्लस 1। ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 0। इसका मतलब जो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पोलिनोमियल दे रखा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? x-1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इस केस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब दूसरे केस पे आते हैं। आपसे पूछा गया x प्लस 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, या फिर अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। आपने क्या करा यहाँ पे? x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। इसमें पुट कर दोगे x की वैल्यू, तो आपके पास f-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 29 माइनस -1 की पावर 26 माइनस -1 की पावर 23, और ये हो जाएगा +1। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस, अंदर प्लस का 1 हो जाएगा तो -1, यहाँ पे बचेगा माइनस, और यहाँ पे -1 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 -2 हो गया, ये +1 और यहाँ पे +1, और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को x-1 से डिवाइड करोगे, तब भी आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर आपको तब भी 0 मिलेगा। इसका मतलब x-1 से ये डिविजिबल होगा। इस तरह x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसका मतलब x प्लस 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो x-1 और x प्लस 1 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में तीसरा ऑप्शन दे दिया जाता, तीसरा ऑप्शन आपका ये होता है x² - 1 से ये एक्सप्रेशन डिविजिबल है या नहीं, या फिर x² - 1 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तब भी आपका क्या आंसर हो जाता, तब भी आपका आंसर हो जाता रिमाइंडर आपको क्या मिलता, 0 मिलता। 0 क्यों मिलता? क्योंकि x-1 से भी डिविजिबल है, x प्लस 1 से भी डिविजिबल है। x-1 इंटू x प्लस 1 आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा x² - 1। अगर x-1 से भी डिविजिबल, x प्लस 1 से भी डिविजिबल, तो x² - 1 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है x plus 1 and x-1 are the factors of the polynomial ax³ plus bx² plus 3x plus 5। हमें वैल्यू बतानी है a और b की। ठीक है, अभी हमने देखा अगर ये फैक्टर हैं x+1 और x-1 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हो जाते हैं, इसका मतलब
ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर क्या आएगा वो आ जाएगा आपके पास 0। तो सबसे पहले x+1 वाला केस लिया हमने, ठीक है, और फिर x+1 वाला केस लेंगे। x+1 इसका फैक्टर है तो x+1 को हम रख देंगे 0 के बराबर और x की वैल्यू क्या आ गई -1। -1 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो -1 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास a-1 का क्यूब प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा आपके पास प्लस b, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं इसके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास b माइनस a इक्वल्स टू, यहाँ पे जाके आपके पास हो जाएगा -2, या फिर मैं कह सकता हूँ a माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई +2, ठीक है। जब हमने फैक्टर लिया x+1, अगर हम फैक्टर ले लेते हैं x-1 तो आपके पास x-1 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1 तो आपको मिलेगा यहाँ पे a1 का क्यूब प्लस b1, फिर यहाँ पे मिलेगा +3 और यहाँ पे मिलेगा +5। इसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि x-1 भी एक फैक्टर है। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 8। a प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -8। a माइनस b की वैल्यू 2, a प्लस b की वैल्यू -8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस b इक्वल्स टू -8 रख देंगे। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद 2a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6, तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -3। a की वैल्यू आपके पास -3 आ गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पहले इक्वेशन में रख देते हैं अगर हम, ये -3 माइनस b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -5। a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -5 आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x³ प्लस 5x² प्लस 10k लीव्स रिमाइंडर -2x व्हेन डिवाइडेड बाय x² -2। हमें वैल्यू बतानी है की ठीक है, x² +2 से डिवाइड करना है हमें, तो इसे हम सबसे पहले 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, आपको x² की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। अगर यहाँ पे आप x² की वैल्यू -2 रख दोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, -2x बचेगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस 5x² प्लस 10k, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, x² की वैल्यू -2 रख देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास -2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। x³ को मैंने ब्रेक करा x² इंटू एक्स में, तो ये हो जाएगा x² की वैल्यू -2 रखी, यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस 5x² की वैल्यू -2 तो 5 इंटू -2 प्लस 10k, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है -2x। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये हो गया आपके पास -2x माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10k इक्वल्स टू -2x हो गया। -2x से -2x कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 10k इक्वल्स टू 10 हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बेसिकली आप करते क्या हो, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो उसे सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे x² -1 है, इसे हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, x+1 इंटू x-1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, x³ -1 है, इसे ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, x-1 x² प्लस x+1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे x³ +1 है तो आप इसे ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, x+1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x² माइनस x+1, ठीक है। इसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं या फिर हम कहते हैं फैक्टराइज करना, उसे सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर देना। अब x+1 इसका एक फैक्टर होगा और x-1 भी इसका एक फैक्टर होगा। x-1 और x² प्लस x+1 फैक्टर हो जाएंगे x³ -1 के, x+1 और x² माइनस x+1 फैक्टर किसके हो जाएंगे, x³ +1 के। क्लियर। ये आपको समझ आ गया, ये इनके फैक्टर्स हो जाएंगे अलग अलग। अब हम और क्या कर सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है, हो सकता है आपको ये दोनों चीजें दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए इसमें आप बता दो एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर आपको x³ -1 दे रखा हो और x² -1 दे रखा हो, इन दोनों केसेस में आपका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम हमने पढ़ा था, एलसीएम क्या होता है, वो वैल्यू, वो छोटी से छोटी वैल्यू जो इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। नंबर सिस्टम में हमने एलसीएम पढ़ा था, जैसे कि अगर आपके पास क्या हो, आपके पास दो नंबर दे रखे हो, आपको नंबर दे रखा हो एक 6
और आपको एक नंबर दे रखा हो यहाँ पे 4। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते थे हम, क्या करते थे, इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमें मिलता है 12। 12 वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यही एलसीएम होता है। तो अब अलजेब्रा में एलसीएम हम पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा में एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर आपको दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1, तो वो छोटी से छोटी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भी डिविजिबल हो जाए और एक्स क्यूब माइनस 1 से भी डिविजिबल हो जाए। तो इसके फैक्टर्स हमने देखे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स देखे एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इन दोनों का जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, वो यहां से लिया। अब आप देखोगे x माइनस 1 यहां पे भी कॉमन आ रहा है, तो उसे अलग से लिखने की जरूरत है नहीं है। तो तीसरा फैक्टर यहां पे हो जाएगा जो इनका एलसीएम होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर आपसे इन दोनों चीजों का एलसीएम पूछ लिया जाए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर। अब इसी तरह इन दोनों ही इक्वेशन का आपसे क्या पूछ लिया जाए, एचसीएफ पूछ लिया जाए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए या जीसीडी पूछ लिया जाए इन दोनों पॉलिनोमियल का, तो इन दोनों पॉलिनोमियल का जीसीडी क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी जो इन दोनों पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। आप देखोगे यहाँ पे x माइनस 1 है, x माइनस 1 इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और यहाँ पे भी x माइनस 1 है, x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, वो हो गया x माइनस 1। तो इन दोनों पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, या फिर मैं कहूँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 दोनों डिविजिबल होंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पहला है आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आपको दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको बताना है एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा इन दोनों पॉलिनोमियल का। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है एलसीएम के लिए, सबसे पहले जो पहला पॉलिनोमियल है उसे तो एज इट इज कॉपी करो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो आपने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। x माइनस 1 आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो आपने यहाँ पे लिखा x माइनस 1। अब यहाँ पे आया x प्लस 3। x प्लस 3 की यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 2 है, तो 2 पावर वाला आपने पहले ले लिया, तो आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे डिस्कार्ड करा। उसके बाद आप आए यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आप ऑलरेडी लिख चुके हो क्योंकि वो इससे पहले पॉलिनोमियल में भी दे रखा है, तो इसे डिस्कार्ड करा आपने, आगे कुछ है नहीं, तो आपका इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह अगर आपसे इसका एचसीएफ पूछा जाए, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो फैक्टर जो कि दोनों ही पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। आपने देखा यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 3 है। ठीक है, तो x प्लस 3 आप लिखोगे, x प्लस 3 इसे भी डिवाइड कर देगा और इसे भी डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे आपको x प्लस 3 मिल गया। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़े यहाँ पे मिला आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर से दोनों ही पॉलिनोमियल हमारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने एक पॉलिनोमियल देखा, उससे बाकी पॉलिनोमियल्स को मैच करके देख लिया कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, जो आपके फैक्टर्स कॉमन है उन्हें यहाँ पे लिख दिया, वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम में क्या करोगे, एक पॉलिनोमियल को आपने पूरा एज इट इज कॉपी करा, दूसरे पॉलिनोमियल में चेक करा कि कुछ नया तो नहीं है, जो कुछ नया होगा उसे लिख दिया, आपका एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। आपको बताना है इनका एचसीएफ क्या होगा। अब आप देखोगे ये सॉल्व नहीं दे रखे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दे रखे, ये कंबाइंड दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन हो सकता है। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमें इन्हें फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स में ब्रेक करना भी सीख लेते हैं। वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें पहले फैक्टर्स में ब्रेक करके बेसिक तरीके से सीखना पड़ेगा। वैल्यू पुट तो आप हमेशा कर ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फैक्टर्स में ब्रेक करना सीखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, x और y की टर्म्स में, क्योंकि पावर क्या है, डिग्री 2 है तो डिग्री 1 तक हम जा सकते हैं। तो हमने क्या करा, 2y स्क्वायर को y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया माइनस एक्स वाई
माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस वाई कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब इनमें अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कॉमन, एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ लिखा, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स माइनस टू वाई। कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसे फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस टू वाई। अब इसे भी इसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। ये है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एक्स माइनस वाई। तो हमने क्या करा, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो आपके पास अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बचेगा और ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस वाई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे इसमें और इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या, आप देखो यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है तो फैक्टर कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 2x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस टू वाई है, तो कोई भी चीज यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही, चारों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF हो जाएगा आपके पास 1। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फैक्टर्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 4r। ठीक है, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मतलब x की पावर 4 प्लस 4 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या वैल्यू मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस टू और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस टू। पहला तरीका तो ये होगा, आप इसे सोल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, इसे फैक्टर्स में ब्रेक करोगे छोटे छोटे और अपना आंसर निकालोगे। उससे बढ़िया तरीका मुझे क्या लगता है, आप यहाँ पे क्या करो, एक्स की वैल्यू क्या करिए आपने, सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 कर दो। x की वैल्यू 0 करो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 4। अगर ये इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इसे फैक्टराइज करने के बाद ये वैल्यू बन रही है, तो इनमें भी क्या देना चाहिए, ये तीनों एक्सप्रेशन आपको क्या देने चाहिए, यहाँ पे 4 देने चाहिए। अगर इन तीनों एक्सप्रेशन से आपको 4 मिल जाएगा तो आप कहोगे कि हाँ हो सकता है हमारा आंसर। तो पहले में क्या करोगे, आपने x को 0 करा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, तो ये आपका आंसर पॉसिबल है। दूसरे में करा आपने तो यहाँ पे x 0 रखोगे तो यहाँ पे प्लस 2 मिलेगा इंटू माइनस 2 बचेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, x को 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 और यहाँ पे मिल गया आपको 4, तो ये आपका आंसर पॉसिबल है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने x 0 रखा था तो ये वैल्यू आई थी, यहाँ पे आप x रख दो 1। x जैसे ही आप यहाँ पे क्या रखोगे 1 रखोगे तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की पावर 4 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 5। अब यहाँ पे आपने x स्क्वायर की जगह क्या रखा 1, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वाला तो हमारा पहले ही गलत हो गया था। आप थर्ड वाले एक्सप्रेशन पे गए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पे अगर आपने 1 रखा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला -7। ठीक है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। समझ आया? ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपको क्या दे रखा हो, एक्स स्क्वायर -1 दे रखा हो और आपसे फैक्टर दे रखे हो कि फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा, ये पहला ऑप्शन x प्लस 1 x माइनस 1, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा हो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा हो यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 3। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है फैक्टराइज करने के बाद इसे क्या आएगा। अब एक तरीका तो ये जनरल तरीके से हम सोल्व करेंगे तो आप डायरेक्टली कह दोगे कि इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अगर बड़ी वैल्यू मिल जाती है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे सोल्व करना है, आप क्या करो, सबसे पहले x को क्या मान लो, 0 मान लो। x को 0 माना, आपको यहाँ पे आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू आपके पास हो गई -1, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे x को 0 करा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपके पास 1
इंटू -1 और आपका आंसर क्या आ गया -1। ठीक है, ये आपका आंसर पॉसिबल है। यहाँ पे आपने लगाया यही मेथड तो आपको मिलेगा 1 इंटू 1, ये x0 हो गया तो ये हो गया 1 इंटू 1 और आपका यहाँ से आंसर मिला 1, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे है x + 2 और यहाँ पे है x - 3, तो यहाँ पे x को अगर 1 रखोगे 1 + 2 3 हो गया आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 1 - 3, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा -2 और ये हो गया -6। तो आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन 1 ही हमारा सही जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 ही जो हमने इक्वेशन मानी है, जो वैल्यू मानी x की उसे सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने में। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x + y का होल क्यूब माइनस x - y का होल क्यूब कैन बी फैक्टराइज्ड एज। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। 4 ऑप्शन हमें इधर रखे हैं। ठीक है, एक तो बेसिक तरीका है कि a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर बेसिक तरीके से निकाल लो। बाकी क्या है दूसरा तरीका, वैल्यू पुटिंग मेथड, जो मैंने आपको अभी सिखाया है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ x को 0 कर देता हूँ और y को क्या कर देता हूँ, y को 1 कर देता हूँ। x 0 कर दिया मैंने और y को 1 कर दिया। पहले ये वाली इक्वेशन है हमारी है x + y का होल क्यूब माइनस x - y का होल क्यूब। x 0 कर दिया, 1 y 1 कर दिया, तो यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा आपको 0 -1 का होल क्यूब, तो मिलेगा -1 और आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए 2। चारों इक्वेशन में से जो भी आपको वैल्यू 2 दे दे वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या करा है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे x 0 कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप x 0 कर दोगे तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे x 0 कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर ये चीज। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा, हमने क्या करा, ये वाली इक्वेशन पकड़ी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, अंदर क्या बचेगा, x की वैल्यू 0 करी तो यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बाकी अगर यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू पुट करी यहाँ पे 1 तो 2, 3y² है यहाँ पे तो 3 हो जाएगा और प्लस x² है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 3 6, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा और यही हमारी वैल्यू से मैच कर रहा है। क्लियर ये चीज। तो ये इस तरह से आप अपना एग्जाम में टाइम बचा के अपना आंसर निकाल सकते हो वैल्यू पुट करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फैक्टराइज x⁴ + x² + 25 और आपसे बताना है चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा है, यहाँ पे x को 0 रखा, x को 0 करते ही इसकी वैल्यू 25 मिल गई आपको। ठीक है, आप यहाँ पे x को 0 करोगे, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, यहाँ से मिल जाएगा आपको 25। ठीक है, यहाँ पे ये 0 -5 × +5 -25 और यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपने करा तो ये 0 -5 × -5 ये हो जाएगा +25। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है और नन ऑफ दीज भी आपका आंसर हो सकता है। हमें नहीं पता, जब नन ऑफ दीज दे दिया जाए तो एक वैल्यू से आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, आपको दो वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा कट हो गया, अब ऑप्शन ए बचा है हमारे पास, ऑप्शन सी बचा है। ऑप्शन डी तब होगा जब हमारे पास इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो अब हमने क्या करा, एक्स को क्या रख दिया, एक्स को यहाँ पे हमने रख दिया 1। x को जैसे ही 1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 + 1 + 25 और इसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास 27। इसकी वैल्यू 27 आ गई। अब ये वाली इक्वेशन चेक करनी है और ये वाली इक्वेशन चेक करनी है। ठीक है, इसे चेक करेंगे तो ये जाएगा 1 + 3 + 5 ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू ये हो जाएगा 1 - 3 तो -2 + 5 तो ये हो जाएगा आपके पास +3, तो 8 × 3 कितना हो गया 24 और हमारे पास क्या आया था 27, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये वाला भी हमारा आंसर कट हो गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन पे पहुंचे, ये हो जाएगा x² - 3x - 5। ठीक है, x को 1 रखा, ये हो जाएगा 1 - 3 - 5 और ये आपको दे देगा -7 और यहाँ पे आप देखोगे 1 - 3 - 5 है यहाँ पे भी, तो ये भी आपको देगा -7 -7 × -7 क्या हो जाएगा 49 प्लस का 49 और यहाँ पे आया था 27, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, आप वैल्यू जब भी मानो या तो 0 से मान के स्टार्ट कर लो, वरना अगर डायरेक्टली 1 से करोगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान आपका पड़ेगा। और डायरेक्टली वैल्यू 1 रखी है आपने, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है फैक्टराइज करने के बाद, और चार ऑप्शन से चेक कर लिया कौन सा आपका आंसर होगा। तो इस केस में आपने देखा ऑप्शन 1 भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है, तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है a² - b² का होल क्यूब प्लस b² - c² का होल क्यूब प्लस c² - a² का होल क्यूब इज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ द फैक्टर्स। यहाँ पे
टोटल आपको फैक्टराइज करने को नहीं कहा गया। अगर आपको इसे फैक्टराइज करने को कहा जाता तो आपके पास जो इसकी वैल्यू बनती, हम वैल्यू पुट करके देखते, वही आपकी इसकी वैल्यू बन जाती, इन चारों एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाती। ठीक है, उनमें से जो सही होता उसकी वैल्यू मैच करके हम अपना आंसर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द फैक्टर्स, इसके कुछ फैक्टर्स इनमें से कौन सा हो सकता है, मतलब ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, या फिर ये वाला पार्ट इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे नजर डाली, आपसे क्या पूछा गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो आपके दिमाग में हमेशा वो वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल हो जाता है। कब हो जाता है, जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी या तो 0 के इक्वल हो जाए, या फिर आपके पास a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, तो आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी क्या 0 के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। कंपेयर करा हमने तो आपको मिल गया 0। इसका मतलब ये 0 के बराबर हो गया, तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा और खोल दोगे, थोड़ा सा और फैक्टराइज कर दोगे, ये हो जाएगा 3a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये हो जाएगा c प्लस ए इंटू सी माइनस सी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद ये वैल्यू बन गई। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए को अगर कंबाइन कर दो तो इसे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, a माइनस बी से डिविजिबल है, लेकिन a माइनस बी के होल स्क्वायर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑप्शन क्या है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, b माइनस सी और b प्लस सी, आपने यहाँ पे देखा b माइनस सी है और b प्लस सी है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी ऑप्शन 3 और 4 भी ट्राई करोगे, वो भी इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, n एक हमें होल नंबर दे रखा है, और हमें बताना है n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, इन चारों नंबर में से n स्क्वायर माइनस 1 कब हमेशा डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने होल नंबर की बात करी तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 तो सभी नंबर से डिविजिबल है, तो उससे आगे बढ़े, n की वैल्यू क्या रखी है हमने, 1 रखी। n की वैल्यू 1 रखी तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा फिर से 0। 0 भी सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो हमें नहीं पता चलेगा क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद हमने n की वैल्यू रखी 2। जैसे ही हमने n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी, आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, और आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे आ गया 12। जैसे कि आप 12 पे पहुंचे, आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि चारों ऑप्शन में से एक बार देख लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे 12 डिविजिबल है। आप देखोगे 8 से भी 12 डिविजिबल नहीं है, 10 से भी 12 डिविजिबल नहीं है, 16 से भी 12 डिविजिबल नहीं है, खाली 12 ही ऐसा नंबर है जिससे 12 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे 12 नहीं दे रखा होता तो आप यहाँ पे क्या रखते हैं, n की वैल्यू 3 रखते, चेक करते आपका आंसर क्या आता है, फिर आप अपना आंसर निकालते। क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 2 की पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये किससे डिविजिबल होगा। तो 2 की पावर 16 माइनस 1 है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 8 प्लस 1 फर्दर ब्रेक नहीं होगा, तो 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 की पावर 8 हमारे पास होता है 256, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 1 257 हो गया। आप देखोगे इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 257 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास 2 की पावर 8 माइनस 1, इसे हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर 4 प्लस 1 हमें पता है क्या होता है, 257 यहाँ पे एज इट इज लिखा। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 प्लस 1 क्या आ गया 17, और 2 की पावर 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 15। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 257 है। इन चारों ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे आपको 17 मिल गया। इसका मतलब 17 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 17 हो जाएगा। बाकी तीनों आंसर हमारे गलत हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये मैंने आपको जब नंबर सिस्टम कराया था तब भी बताया था कि याद रख लेना। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n आपको दे रखा है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, a प्लस b से। अगर क्या दे रखा है, n और दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको क्या दे रखा हो, यहाँ पे a प्लस बी दे रखा हो, ठीक है, a की पावर n और b की पावर 1, ठीक है, तो ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, यही हम कह रहे हैं, ठीक है, डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे पावर 1 है, दूसरी और पावर लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब ले लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। इस केस में भी क्या है, a प्लस बी से कंप्लीट डिविजिबल है। इसी तरह यहाँ पे अगर a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 होता तो वो किससे डिविजिबल होता कंप्लीटली, a प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होता। क्लियर ये चीज, यही हमारा फर्स्ट रूल कह रहा है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, अगर आपको दे रखा है a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो वो किससे हमेशा डिविजिबल होगा, वो a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आपको क्या दे रखा है, n और दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे a माइनस 1 b, n की पावर 1 1 रखी तो ये a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ पे आप दोबारा और पावर करी, a क्यूब माइनस बी क्यूब करा, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो ये भी किससे डिविजिबल हो गया, a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट और पावर करी, a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 करा माइनस बी की पावर 5 करा, तो ये भी हमेशा a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा अगर आप इसे एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे। आगे मैं एक्सप्रेशन को सोल्व करना भी बताऊंगा किस तरह से आपको आगे एक्सप्रेशन को सोल्व करना है जब बड़ी वैल्यू हो, लेकिन फिलहाल ये समझो कि अगर आपके पास a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म दे रखी है तो वो हमेशा डिविजिबल होगी a माइनस बी से अगर आपके पास n ओड है। क्लियर। अब यहाँ पे तीसरा रिजल्ट हमारा क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा डिविजिबल होगी a माइनस बी से और a प्लस बी से अगर n इवन है। ठीक है, यहाँ पे है a की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक है। इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं तो मैं से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, सबसे पहला इवन नंबर 2 और 2 ले लिया हमने, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। हम यही कह रहे हैं कि जब भी पावर इवन हो जाएगी आपकी तो वो हमेशा a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लिया था, यहाँ पे पावर 4 कर देता हूं। अगर मैं a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 करा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। अब यहाँ पे एक और पावर लेते हैं इवन, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 अगर हम ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे इसे ब्रेक करोगे तो आप इसे लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा a प्लस बी से। a क्यूब माइनस बी क्यूब किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा a माइनस बी से। तो इस केस में भी क्या हो गया, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। तो हम कहेंगे अगर आपके पास a की पावर n माइनस बी की पावर n है तो ये हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस बी और a माइनस बी से। ये चीज क्लियर हो गई, ये कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट रिजल्ट पे पहुंचते हैं। a की पावर n प्लस बी की पावर n ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा a माइनस वन बी से, ठीक है। अगर आपको a की पावर n प्लस b की पावर n दे रखा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा a माइनस बी से। जैसे कि आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा हो, क्या ये कभी डिविजिबल हो पाएगा a माइनस बी से, तो आप कहोगे नहीं हो सकता, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है आपको, क्या आप कहोगे कभी भी डिविजिबल होगा a माइनस बी से, तो आप कहोगे नहीं होगा, a माइनस बी से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चौथी चीज क्या दे रखी है इसी में, अगर आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n है, अगर इसमें आपको क्या दे दिया जाए, n इवन दे दिया जाए, अगर n इवन हो जाता है यहाँ पे तो ना ही ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा ना ही a माइनस बी से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ना तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा ना ही a माइनस बी से डिविजिबल होगा। इसी तरह यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 होता तो ये भी ना ही a प्लस बी से डिविजिबल होता ना ही a माइनस बी से डिविजिबल होता, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स है जो आप याद कर लोगे तो एग्जाम में हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम बचा लो और अपना आंसर बहुत जल्दी से निकाल सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा,
उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आपने यहाँ पे देखा a प्लस बी प्लस सी है, इसका स्क्वायर करने में पहले आपने इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, तीनों को ऐड कर दिया, उसके बाद प्लस करा और 2 करा, ठीक है, जितनी टर्म्स है उसका स्क्वायर करा प्लस 2 करा, ऐसे ही यहाँ पे करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 4 टर्म है, सबका स्क्वायर करा प्लस 2 कर दिया, ये चीज सेम है। उसके बाद जो ब्रैकेट में चीजें आने वाली हैं वो वेरी करेंगी। वो कैसे वेरी करेंगी ये देखो आप, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 के बाद क्या आया था, स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब एक बार की में 2 टर्म लोगे आप, 2 टर्म लोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई ए बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई बी सी, फिर जैसे आप यहां से लास्ट तक पहुंच गए तो उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करा, ए बी आया, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करा, ए सी आया, और फिर आपने क्या करा, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ पे बी सी मिल गया, तो तीनों टर्म आपको मिल गई, आप लास्ट तक पहुंच गए। इसी तरह यहाँ पे 2 के बाद जो ब्रैकेट में आने वाला है वो चीजें क्या होंगी, सबसे पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए बी, फिर आप क्या करोगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए सी, फिर आप ए को मल्टीप्लाई करोगे डी से तो आपको मिल जाएगा ए डी, क्लियर। उसके बाद आपने बी वाली टर्म पकड़ी, बी को सी से मल्टीप्लाई करा तो मिला बी सी, बी को डी से मल्टीप्लाई करा तो आपको मिला बी डी, फिर आप सी पे पहुंचे, सी से मल्टीप्लाई करा डी को तो आपको मिल गया सी डी, ठीक है, आपका फॉर्मूला बन गया। इसी तरह यहाँ पे 5 टर्म होती तो 5 टर्म का भी आप निकाल सकते थे, इसी तरह से एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, ये क्लियर। अब इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, अगर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए तो हो सकता है इन फॉर्मूले की जरूरत तो आपको पड़ जाए एग्जाम में। पहला फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। आप देखोगे ये सारी चीजें क्या है, साइक्लिक हैं, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया ए, यहाँ पे मैंने लिया बी और यहाँ पे लिया सी, ठीक है। घड़ी की तरह अगर हम इसे घुमाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा ए स्क्वायर, फिर है बी माइनस सी, फिर लिखोगे बी स्क्वायर, फिर सी माइनस ए, फिर सी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी, ठीक है। ये चीजें चल रही हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस लगाया आपने बाहर, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और ये फॉर्मूला है ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आप याद कर सकते हो तो याद रख लो, हो सकता है एग्जाम में हेल्प दे जाए। जरूरी नहीं है इन सब चीज़ों को आपको याद रखना, ठीक है, इसे याद ना करोगे तो भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन हम हमेशा एक लेवल अप पढ़ते हैं कि फ्यूचर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमें वो भी करने होते हैं, जिससे कि एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड पेपर ना आए, इसलिए मैंने आपको ये चीजें भी बता दी, क्लियर। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है ये इन चारों में से किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर्म देखी थी, a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। यहाँ पे भी आपको सेम फॉर्म मिल रही है एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी, तो आपका अगर आप इसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। आपसे पूछा गया है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास y माइनस जेड से, सिर्फ y माइनस जेड से ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा। तो आप देखोगे y माइनस जेड से तो डिविजिबल है, लेकिन x माइनस वाई और z माइनस एक्स से भी डिविजिबल है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, z माइनस एक्स ओनली, ठीक है, z माइनस एक्स से भी डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन ओनली लिखा गया तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बोथ y एंड z माइनस एक्स, y एंड z से भी डिविजिबल, z माइनस एक्स से भी डिविजिबल, हाँ ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज, कि चारों में से कोई नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो हमें लग रहा है वो है y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, इन दोनों ही वैल्यूज से ये हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास चौथा ऑप्शन क्या हो जाता, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता नन ऑफ दीज की जगह, चौथा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हो जाता x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। उस केस में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता आपका ये वाला ऑप्शन और ये आपका फाइनल आंसर होता, क्लियर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा क्वेश्चन को कि आपको आंसर कौन सा टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और आपको याद रखनी है, a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर आपको दे दिया जाए, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया,
ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या होगा, a की पावर n माइनस वन, यहाँ पे एक पावर कम करी, ठीक है, फिर प्लस a की पावर घटती रहेगी, a की पावर n माइनस वन है यहाँ पे, तो a की पावर और घटेगी, a की पावर n माइनस टू होगी, और यहाँ पे आप देखोगे b की पावर क्या थी, जीरो, तो यहाँ पे अब b की पावर बढ़ेगी, b की पावर वन होगी, फिर a की पावर और घटेगी, a की पावर n माइनस थ्री, b की पावर टू, और ये कहाँ तक जाएगा, जब तक आपके पास a की पावर जीरो और b की पावर n माइनस वन ना हो जाए। तो ये फॉर्मूला होता है जो कि आप देखोगे आने वाले क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने देखा था a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म थी, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन दे रखा हो, मतलब यहाँ पे a की जगह तो हमने क्या कर दिया, x कर दिया, और b की जगह क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की पावर n माइनस वन इक्वल हो जाएगा x माइनस वन, और इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका x की पावर n माइनस वन तक। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, अगर आपको दे रखा हो एक्स क्यूब माइनस वन, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, इसी के इक्वल होता है। आप देखोगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पावर n थी, n की जगह 3 रख दिया, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे भी आप n की जगह यहाँ पे क्या कर देते, अगर 3 रख देते तो आपके पास यहाँ पे भी यही वैल्यू आ जाती इसे सोल्व करने के बाद। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे अगर आपसे x की पावर 5 पूछ ली जाती, तो आपके पास x की पावर 5 माइनस वन पूछ लिया जाता, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता आपका x माइनस वन, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक्स की पावर 5 माइनस वन का आपका फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखने। इसी तरह यहाँ पे एक्स की पावर n माइनस वन था, अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n क्या हो जाता, तो क्या हो जाता, बस ये हो जाता आपका यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पे ऊपर x माइनस वन था तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया, और ये अंदर बाकी की चीजें सेम रहने वाली क्योंकि यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, मेन आपका क्या है, मेन ये वाला फॉर्मूला है, इसी में हमने वैल्यू चेंज कर दी, a की जगह x रख दिया, b की जगह 1 रख दिया फर्स्ट केस में, फिर क्या करा हमने, b की जगह 1 रखा, b की जगह x रख दिया, और x a की जगह 1 रख दिया दूसरे केस में, और अपना ये इस तरह के दो फॉर्मूलाज हमने बना लिए जो कि अभी हम यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और 13595 माइनस वन को हमने डिवाइड करा इस वाले एक्सप्रेशन से, और आपको बताना है रिमाइंडर क्या है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है अगर आपको वो याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, ये देखो, आपको दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपको दे रखा है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस वन को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा आपका x की पावर 5 माइनस वन के, ये इक्वल हो गया आपका x की पावर 5 माइनस वन के। तो आपके पास अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है आपको। अगर आप ये देख लो कि अगर x की पावर 5 माइनस वन से ये वाली वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो आप कहोगे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हमने x की पावर 5 माइनस वन से चेक कर देना है। अगर मैं x की पावर 5 माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो x की पावर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगी। अब जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट कर देते हैं x की पावर 5, x की पावर दे रखी है आपको 1395, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 5 इसकी होल पावर 1395 को डिवाइड कर दिया किससे, इसे डिवाइड कर दिया हमने 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 279 माइनस वन। अब आपको ये 279 निकालो या ना निकालो, बस आपको ये चेक करना था ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। 5 से डिविजिबल है तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की पावर 5 है और x की पावर 5 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस वन, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर x की पावर 5 माइनस वन से इसे डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, तब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। कैसे, इस तरह से समझो, अगर आपके पास एक नंबर है 6, ठीक है, 6 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करके बताना है, आपको एक नंबर यहाँ पे दे रखा है से 144, आपको बताना है 144 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि 6 से कैसे डिवाइड करूं, लेकिन 144 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर 12 से डिवाइड करने के बाद 144 को रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो 6 से डिवाइड करने के बाद भी तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि 12 क्या है, 6 इंटू 2 ही तो है। तो 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इस तरीके से समझोगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है x की पावर n प्लस वन किसके इक्वल हो जाता है, x प्लस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस टू प्लस एक्स की पावर n माइनस थ्री, और ये कहाँ तक जाता है 1 तक। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, n हमारा ओड होना चाहिए। x की पावर n प्लस वन का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, x प्लस वन एक्स की पावर n माइनस वन से लेके एक वैल्यू घटेगी, पहले माइनस का साइन फिर प्लस का साइन फिर माइनस का साइन, ऐसे चलेगा और लास्ट में प्लस वन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह जैसे आपके पास एक्स क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, एक्स प्लस वन, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही आपका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वन का। तो कंपेयर करके देख लो चीजें मैच कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो मैच कर रही हैं तो आपको ये चीजें याद रख लेनी है। अगर आपके पास क्या है, पावर यहाँ पे ओड है, एन की वैल्यू ओड है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपके पास क्या होता, एक्स की पावर 5 प्लस वन की आपसे वैल्यू पूछ ली जाती, एक्स की पावर 5 प्लस वन की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले n की वैल्यू 5 है तो n माइनस वन लिखोगे, n माइनस वन लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 4, ठीक है। x की पावर 4 आया, साइन नेगेटिव, x की पावर 3 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर 5 प्लस वन का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे क्वेश्चन बने जा सकते हैं ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है x प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 11, ये हो जा रहा है x की पावर 196 तक, ठीक है। इसे डिवाइड करना है x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, और हमें बताना है इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था कि क्या होता है, x की पावर 5 प्लस वन होता है x प्लस वन इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ पे आपने देखा x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दे रखा है, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं x की पावर 5 की फॉर्म में। अगर मैं क्या करूँ, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसमें क्या ऐड कर दूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं x प्लस वन को, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस वन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। जो हमारे पास अगर ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर ये वाला एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है x की पावर 5 प्लस वन से, तो हम कहेंगे इस वाले नंबर से भी, जो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इससे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो वही चेक कर लेते हैं। x की पावर 5 प्लस वन को हम क्या रखेंगे, 0 का इक्वल, और x की पावर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे आप x की पावर 5 की वैल्यू माइनस वन निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो इस चीज से ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, आपके पास है x प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 11 प्लस ये जा रहा है x की पावर 196 तक, ठीक है। इससे पहले आपके पास क्या आएगा, x की पावर 191 आएगा, क्योंकि 5-5 का गैप चल रहा है यहाँ पे, आप देखोगे 5 का गैप, फिर यहाँ पे 5 का गैप आएगा, और ये 5-5 का गैप चल रहा है आपके पास हमेशा। क्लियर। तो आपके पास है x की पावर 5 प्लस वन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूँ, आपको मिलेगा यहाँ पे x 1 प्लस एक्स की पावर 5 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस आगे करोगे, आगे आप यहाँ पे क्या ले लोगे कॉमन, यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे x की पावर 11, और यहाँ पे मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे तो आप x की पावर 21 को कॉमन लोगे और आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 5, और आपका यहाँ ये कहाँ तक चलता रहेगा, ये आपका चलता रहेगा x की पावर 191 तक। x की पावर 191 कॉमन लिया और आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 5। आप देखोगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या है, 0 0 0, ये सब 0 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब x की पावर 5 प्लस वन से जो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये x की पावर 5 प्लस वन से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वन से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम कहेंगे अगर हम x प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 11, और ये जा रहा है 1 एक्स की पावर 196 तक, इसे डिवाइड करते हैं हम x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस केस में रिमाइंडर मिलेगा 0। 0 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यही वाइंड अप होता है। हमने काफी ज्यादा चीजें पढ़ी हैं, बार बार रिवाइज कर लेना जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी चीज भूलो मत। तो फिलहाल आपसे यही विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो।